हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। आइए आज स्टार्ट करेंगे हम लोग ईपीएस में, एंटरप्रेन्योरशिप में चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम लिखेंगे विपणन। विपणन मूल्यांकन। देखिए, विपणन का मतलब होता है बाजार। विपणन को हम लोग क्या बोलते हैं? बाजार। तो आज क्या पढ़ना है? बाजार मूल्यांकन। चैप्टर का नाम है बाजार मूल्यांकन। सर, बाजार क्या होता है? देखिए, जहां भी कस्टमर का आना जाना है, जहां खरीद बिक्री होती है व्यवसायी उद्योगपति के लिए, वो बाजार है। और इस चैप्टर में हमें बाजार के मूल्यांकन को समझना है कि सर, क्या बाजार मूल्यांकन व्यवसायी के लिए, उद्यमी के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? बाजार मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट असेसमेंट? आप ही सोचिए कि क्या व्यवसाय के लिए, एक उद्यमी के लिए बाजार को जानना आवश्यक है या नहीं? हाँ सर, बिल्कुल आवश्यक है। आइए हम लोग इसके आंसर को लिखें। लिखेंगे बाजार का अर्थ ग्राहकों के समूह से है, जहां ग्राहकों का पूरा आना जाना हो। आपको ये पता है, बड़े सारे बाजार आपने सुने होंगे, देखे होंगे। किसी भी व्यवसाय की सफलता सफल बाजार मूल्यांकन पर निर्भर करती है। आपका बाजार मूल्यांकन सही होगा तभी आप व्यवसाय में अच्छे से सफल हो पाएंगे। आइए व्यवसाय द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं और सेवाओं का चुनाव करते समय बहुत से तत्व प्रभाव डालते हैं। कोई भी व्यवसाय जो अपने वस्तु को बेचता है, तो उसको बड़े सारे तत्व प्रभावित करते हैं। इन तत्वों में मांग, बाजार में मांग क्या है, किस चीज की मांग है, पूर्ति,
बाजार में पूर्ति क्या है। कभी कभी आप देखते होंगे किसी चीज की दाम, जैसे कभी कभी नमक की दाम बहुत बढ़ जाती है। जब नमक की पूर्ति कम हो जाती है तो नमक की दाम भी बहुत बढ़ जाती है। हाँ, किसी चीज की पूर्ति जब ज्यादा होती है तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, उसी को पूर्ति बोलते हैं। उत्पाद की गुणवत्ता, आपका उत्पाद कैसा है, गुणवत्ता आदि शामिल होते हैं। और इनका मूल्यांकन ही बाजार मूल्यांकन कहलाता है। इन सभी का मूल्यांकन करना कि किस चीज का हमारे व्यवसाय पे कितना प्रभाव पड़ रहा है, इसी को हम लोग बाजार मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, आइए अब इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी को किस प्रकार की रूपरेखा बनानी चाहिए। बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी को किस प्रकार की रूपरेखा बनानी चाहिए। देखिए, अगर हम बात करें बाजार मूल्यांकन की, तो बाजार मूल्यांकन करते वक्त हमें किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, किन किन चीजों का एक रूपरेखा बनाना चाहिए कि हमें किन किन चीजों पे कितना ध्यान देना है, उसे हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। बाजार मूल्यांकन करते समय उद्यमी को निम्नलिखित रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले उसे मांग के बारे में पता करना चाहिए। डिमांड, क्या डिमांड, क्योंकि जब तक आप डिमांड को पता नहीं करेंगे, आप कभी भी बाजार में अपनी श्रेष्ठता साबित नहीं कर पाएंगे कि आखिर ग्राहक की मांग क्या है। दूसरा, पूर्ति। पूर्ति भी बाजार मूल्य को प्रभावित करती है। बाजार मूल्यांकन का एक बहुत बड़ा अंग है ये सप्लाई। कितना सप्लाई है। तीसरा, प्रतियोगिता। प्रतियोगिता, मांग, पूर्ति, प्रतियोगिता, कंपटीटर। लागत और कीमत, आपकी कॉस्ट क्या है और आपने प्राइस क्या रखा है। आप ज्यादा प्राइस रख लेंगे तो आपका माल सेल ही नहीं होगा, बहुत कम प्राइस रखेंगे तो आपकी लाभ कम हो जाएगी। और बाजार में किस तरह की नवीनीकरण हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। नवीनीकरण एवं परिवर्तन पे भी आपको पूरा ध्यान रखना होगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देते, एक नोकिया की मोबाइल आते थे, लेकिन बाद में उसने परिवर्तन पर ध्यान नहीं दिया। वो मोबाइल काफी पहले
सबसे आगे चल रही थी, लेकिन बाद में स्मार्टफोन आया, एंड्रॉयड फीचर्स आए, लेकिन उसने उस परिवर्तन पे ध्यान नहीं दिया, तो नोकिया मोबाइल अन्य मोबाइल कंपनियों से बहुत पीछे चली गई। तो इस तरह से आपको नवीनीकरण और परिवर्तन क्या हो रहा है, इस पे भी बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सब बाजार मूल्यांकन करते समय हमें इन चीज़ों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए। ठीक है, ओके सर। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक तत्व, फैक्टर्स कौन कौन से हैं। मतलब बाजार मूल्यांकन को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है कि किन चीजों से मिलकर बाजार मूल्यांकन करें। तो लिखेंगे बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। फैक्टर्स, पहला सूक्ष्म वातावरण, माइक्रो इन्वायरमेंट। पिछले क्लास में बताया था हमने सूक्ष्म वातावरण के बारे में। इसमें पूर्तिकर्ता, ग्राहक, ये सब आते हैं। ये किस प्रकार से बाजार को प्रभावित करते हैं। पूर्तिकर्ता, सप्लायर्स, आप जिससे माल खरीदते उसका बड़ा ध्यान देना होगा बाजार मूल्यांकन करते वक्त। ग्राहक, ग्राहक तो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बाजार मूल्यांकन को अच्छे से समझने के लिए आपको अपने ग्राहक पे पूरा ध्यान देना होगा। ग्राहक ही आपको आगे बढ़ाता है या पीछे धकेल सकता है। बाजार मध्यस्थ, देखिए बाजार मध्यस्थ को हम लोग ब्रोकर भी बोलते, दलाल, जो आपके माल को कमीशन लेकर सेल करवा देता है। बड़ी ताकत होती है मध्यस्थ के बीच, क्योंकि इनकी कई बार बड़े बड़े कस्टमर पे पहुंच होती है। जैसे मान लीजिए एक फैक्ट्री है और ये मध्यस्थ क्या करते हैं, उनके माल को होलसेलर के पास सेल करवा देते हैं। तो अगर ये मध्यस्थ आपसे नाराज हो जाए तो आपके सेल को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मध्यस्थ का मतलब जो आपका माल सेल करवाता है, जिसको हम ब्रोकर भी बोलते हैं, बदले में वो आपसे कमीशन लेता है। आपकी प्रतियोगी, कंपटीटर, जनता, ये जनता है सब जानती है, ये पब्लिक है सब जानती है, क्योंकि जनता कई बार आपकी एडवर्टीजमेंट कर देती है जिससे आप आगे बढ़ जाते हैं। और कई बार यही जनता जब कहती है कि नहीं आपका माल, प्रोडक्ट सही नहीं है, तो इससे आपका सेल बहुत हद तक डाउन हो सकता है। तो हम कह सकते हैं
कि जनता भी बहुत ज्यादा बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करती है। ठीक है, तो सूक्ष्म वातावरण, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, बाजार मध्यस्थ, प्रतियोगी और जनता, ये बाजार मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पे ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले। यस सर, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मांग पूर्वानुमान। मांग पूर्वानुमान, डिमांड फोरकास्टिंग। से आप क्या समझते हैं? देखिए, मांग पूर्वानुमान दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मांग और दूसरा पूर्वानुमान। अगर सिंपल वे में बात करें तो मांग हमारे वस्तु की, हमारे उत्पाद की मांग क्या हो सकती है बाजार में, इसका पूर्वानुमान लगाना, यह मांग पूर्वानुमान है। जैसे मान लीजिए हम इस घड़ी की बात करें तो जिस कंपनी ने घड़ी बनाया है वो कितने संख्या में इसको बनाए, 5,000, 10,000, 50,000, 500, कितना, तो इसके बारे में उसको पहले से अनुमान लगाना पड़ेगा कि ये घड़ी बाजार में कितना इसकी मांग है। इस हिसाब से ही तो वो उत्पाद करेगी। जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं, उत्पादन करता है, वो मांग पूर्वानुमान लगाकर ही तो उत्पादन करते हैं। एक छोटा सा समोसा बेचने वाला भी आप उदाहरण ले ले, आपके आसपास मोहल्ले में भी समोसे की दुकान होगी, तो वो कितना समोसा तैयार करे, इसका उसको पहले से अनुमान लगाना होगा। वो कैसे लगाएगा ये अलग बात है, पिछले दिनों में कितनी सेल होती है उसकी, बाजार की स्थिति क्या है, मौसम कैसा है, कई सारी बातों पे डिपेंड करता है। तो मांग पूर्वानुमान बहुत महत्वपूर्ण है। मांग पूर्वानुमान लगाना किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि मांग के आधार पर ही वस्तुओं का उत्पादन होता है। देखिए, अगर हम मांग का पूर्वानुमान पहले से नहीं लगाएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितना उत्पादन करना है, उसके लिए कितना कच्चा माल खरीदना है। किसी वस्तु का भविष्य में क्या
मांग होगा इसका अनुमान लगाना ही मांग पूर्वानुमान है। और इसी बेस पे कोई भी उत्पादनकर्ता उत्पादन कितने संख्या में की जाए इसको तय करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप मांग पूर्वानुमान समझ गए होंगे। नोट कर लिया आपने? बहुत अत्यंत आवश्यक है मांग पूर्वानुमान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। अब हमें मांग का पूर्वानुमान करना है, तो इसके लिए हमें किन किन तत्वों पे ध्यान देना होगा। देखिए, तत्व या फैक्टर्स कह लीजिए या कारक कह लीजिए, मतलब उसमें किन किन चीजों का समावेश होता है। जैसे समोसे का तत्व, तो समोसे में क्या क्या होगा? समोसे में आलू होगा, मैदा होगा, मसाला होगा, नमक होगा। इन चीजों का ध्यान रखना होगा, तभी समोसा की टेस्ट आएगी। तो यहाँ पे अब समोसे का तो नहीं बात करना है, मांग पूर्वानुमान के कारक का बात करना है। मांग पूर्वानुमान, मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक का वर्णन करें। मांग पूर्वानुमान में सम्मिलित कारक का वर्णन करें। आइए मांग पूर्वानुमान में निम्नलिखित कारक हैं। देखिए, मतलब ये कि अगर मांग का पूर्वानुमान आपको लगाना है तो इन कारकों पे बहुत ध्यान देना होगा। सबसे पहले पूर्वानुमान का समय, पूर्वानुमान का समय। सर, ये पूर्वानुमान का समय का क्या मतलब? मतलब ये कि आप मांग का जो पूर्वानुमान लगा रहे हैं वो कितने समय के लिए लगा रहे हैं। अल्पकालीन लगा रहे हैं, मध्यकालीन या दीर्घकालीन। मतलब ये कि आप अल्पकालीन का मतलब हो गया क्या 1 महीने के लिए आप मांग का पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं, अल्पकालीन हो जाएगा। आप 2 साल के लिए मांग का पूर्वानुमान कि हमारे 2 साल में उत्पादन की मांग क्या हो सकती है, तो वो मध्यकालीन कहलाएगा। दीर्घकालीन में आप जैसे 5 साल 10 साल के लिए आप मांग का पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं तो दीर्घकालीन होगा। हम इसकी आगे चर्चा करेंगे। उस समय के हिसाब से ही मांग का पूर्वानुमान होगा। पहले आपको अपना समय निर्धारित करना होगा, तभी आप मांग के पूर्वानुमान लगा पाएंगे। दूसरा, पूर्वानुमान का स्तर। देखिए, पूर्वानुमान का स्तर का मतलब है कि आप किस लेवल पे अपने मांग का पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं। जैसे ये हो सकता है कि आप अपने व्यवसाय के लोकल स्तर पे पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं, या अपने उत्पाद के लिए पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अपना मांग का पूर्वानुमान लगाना चाह रहे हैं। तो ये स्तर को भी आपको पहले देखना होगा कि आपका उत्पाद किस स्तर पे विक्रय योग्य है या बिक्री होने की आपकी संभावना लग रही है।
उत्पादों का वर्गीकरण। देखिए, मतलब आपको अपने पहले उत्पाद का भी वर्गीकरण करना होगा, क्योंकि हर तरह के उत्पाद के लिए अलग अलग प्रकार के ग्राहक होते हैं, तभी आप मांग का पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लें, मोबाइल का, अगर आपका उत्पाद मोबाइल है तो उसके ग्राहक अलग तरह के होंगे। अगर आपका उत्पाद चीनी है तो उसके अलग तरह के होंगे। इस पे आपको विचार करना होगा कि आपका उत्पाद किस प्रकार का है। सामान्य या विशिष्ट। पूर्वानुमान, अब सर ये क्या है? मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप लड्डू के विक्रेता हैं। लड्डू खाने में बड़ा टेस्टी लगता है। अब देखिए, एक हो गया सामान्य दिनों में लड्डू की कितनी पूर्वानुमान होगी, मांग पूर्वानुमान होगी। और एक दिवाली के समय आप देखते होंगे, दिवाली के समय लड्डू की उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि मांग उसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। रक्षाबंधन के समय बहुत ज्यादा हो जाती है। तो एक हो गया सामान्य, और दिवाली या रक्षाबंधन के समय जो मांग की पूर्वानुमान, वो हो गया विशिष्ट। तो इसका आपको बड़ा ध्यान रखना होगा। बाजार प्रतिस्पर्धा, किस तरह की प्रतिस्पर्धा है, क्योंकि इससे भी आपके मांग पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ती है। तो ये सारे कारक हैं जिसका आपको मांग पूर्वानुमान लगाते वक्त बहुत सावधानी के साथ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलें। आइए क्वेश्चन नंबर 6। पूर्वानुमान का समय कितने भागों में बांटा जा सकता है? पूर्वानुमान अभी बात किए थे मांग पूर्वानुमान में समय का, तो 3 भागों में बांटा जा सकता है। अभी बताया था आपको, बताइए कौन कौन सा? इसको निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। पहला, अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म, अल्पकालीन पूर्वानुमान। अल्पकालीन पूर्वानुमान मतलब अगर आप बात करें कि इसमें 1 दिन से लेकर 12 महीने तक, यानी अल्पकालीन में अधिकतम कितने, अधिकतम समय सीमा कब तक? 1 वर्ष। मतलब 1 दिन से लेकर 12 महीने तक का अगर आप अनुमान लगाना चाहते हैं तो वो अल्पकालीन पूर्वानुमान में आती है। दूसरा होता है मध्यकालीन, पूर्वानुमान। इसमें आता है 1 वर्ष से अधिक, 2 वर्ष तक, ये आता है मध्यकालीन में। और अगर इससे भी ज्यादा हो, दीर्घकालीन पूर्वानुमान। इसमें सामान्यतः 2 वर्ष से अधिक
अधिक से 10 वर्ष तक की जो हम अनुमान लगाते हैं वो हमारा दीर्घकालीन पूर्वानुमान में आता है। तो 3 तरह के समय हो गए मान के पूर्वानुमान लगाने के लिए, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन। उसकी समय सीमा भी हमने आपको बता दी। चलिए आज के लिए इतना रहने दीजिए। आप लोग होमवर्क में अपना असाइनमेंट जो भी दिया जाए, आज का होमवर्क है 1 अंकीय प्रश्न उत्तर सहित, तो 1 अंकीय प्रश्न उत्तर सहित का आप क्वेश्चन लिखकर और फिर आंसर लिखकर रजिस्टर का पेज के फोटो खींचकर आप असाइनमेंट में जरूर अपलोड किया करें, जिससे आपका फीडबैक हमें मिलता है। धन्यवाद। थैंक यू।